हेलो स्टूडेंट, आज आपको जो साख के बारे में बताया था उसके आगे आपका टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसमें क्या होता है कि आपको अभी तक ये है कि साख क्या होता है, उसको क्या क्या उसके लिए आपकी आवश्यक फैक्टर होते हैं और उसका मुद्रा का निर्माण बैंक द्वारा साख मुद्रा का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताया गया था। अब इसमें जो है आपको बताया जा रहा है साख निर्माण की क्या सीमाएं क्या होती हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए या ये कि बैंक कैसे और क्यों साख का निर्माण कर लेते हैं, मतलब भरोसे का निर्माण कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका स्वाभाविक आंसर ये क्वेश्चन ये आएगा, क्या बैंक किसी भी सीमा तक साख का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमेशा आएगा नहीं, क्योंकि बैंक द्वारा साख निर्माण की एक सीमा होती है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सीमा क्या, लिमिटेशंस क्या होती हैं। अगर वो चाहे तो बहुत अधिक अपनी साख का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं, देखिए जानते हैं। नंबर 1, देश में मुद्रा की कुल मात्रा। देश में जितने भी यदि केंद्रीय बैंक अधिक मुद्रा जारी करे तो जनता बैंकों में अधिक जमा कराएगी, और अगर बैंक उसके आधार पर अधिक साख निर्मित करेंगे तो मुद्रा की कम निकासी होने पर भी साख निर्मित हो सकेगी। ये एक रीज़न है। दूसरा है बैंकिंग की आदत का विकास। बैंकिंग की आदत का विकास से क्या मतलब हुआ कि ये लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि वो अत्यधिक, जैसे आजकल के समय में लोग ऑनलाइन सारा जो परचेजिंग है, अपना बाज़ार है या लेन देन है, वो किसके द्वारा करते हैं? ऑनलाइन के द्वारा। और सरकार भी हमारी इसी पर प्राथमिकता दे रही है। क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है? पहली बात तो इससे नंबर 1 की आपको जो सरकार के पास आंकड़े जाएंगे वो बिल्कुल सही आंकड़े जाएंगे। मान लीजिए आपने बाज़ार से कोई वस्तु खरीदी और आपने ऑनलाइन पेमेंट ना करके आपने ऑफ़लाइन पेमेंट करा। मान लीजिए आपने कैश में दे दिया, जो कैश में पेमेंट देंगे तो उसका कुछ प्रूफ नहीं है, और अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलेगी और वही रिसिप्ट उसके खाते में जुड़ जाएगी, क्योंकि वो बैंक से होता है। तो जब वो जुड़ जाएगी तो आप वाकई में जो उस दुकानदार ने जितना सामान बेचा है उसका पूरा सही डाटा वो सरकार को दे पाएगा। अदरवाइज़ जो आप कैश में लेन देन करते हैं, अधिकतर जो दुकानदार होते हैं वो कैश में लेन देन चाहते हैं, क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी होता है उसको प्राथमिकता बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इसीलिए कि आजकल ये कहा गया है कि बैंकिंग की आदत का विकास होना चाहिए। वह अपने, जैसे कि वो अपने पास नगद जो धन है रखकर शेष बैंक को जमा करा दे, और जो उसको ताकि वो जितना बैंक में जमा होगा पैसा, साख जो होगी वो उतनी अधिक होगी। वो बैंक जो है, बैंक में नगद जमा अधिक आने पर वह अधिक साख दे सकेगा। इसके विपरीत अगर देखते हैं, यदि लोगों को चेक के प्रयोग की आदत नहीं है या फिर ऑनलाइन की आदत नहीं है तो वे अपने पास अधिक नगद रखेंगे और बैंकों में नकदी जमा कम होगा और उससे साख का निर्माण भी घटेगा। नेक्स्ट है कि कुल दायित्व का नगद कोष से अनुपात। इसमें क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो प्रत्येक देश में बैंकिंग विधान की ये निश्चित करता है कि बैंकों को अपना कुल दायित्व जो है का कम से कम कितना प्रतिशत भाग नगद कोष के रूप में रखना चाहिए। यदि ये अधिक रखा जाता है तो क्या होगा, तो बैंक कम साख निर्माण कर पाएंगे, और यदि उक्त प्रतिशत कम रखा गया तो साख सृजन अधिक, क्योंकि बैंक जो है अपना जो उसमें रखेगा तो उसके पास क्या होगा, अपने पास नगद कम होगा तो इसलिए साख कम होगी। अगर उसके पास ज़्यादा जमा रहेगा तो साख निर्माण ज़्यादा होगा। ऐसे होता है केंद्रीय बैंक के पास रखा जाने वाला कोष, जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक बैंक को अपना दायित्व का कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, हर बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। इस कोष की जो मात्रा में जो होती है कमी या वृद्धि रहती है, इससे भी साख को कमी और वृद्धि होती है। यदि वह अधिक साख का निर्माण करना चाहे तो उसे केंद्रीय बैंक के पास अधिक कोष रखना होगा। इसी तरीके से केंद्रीय बैंक का प्रतिबंध। तो केंद्रीय बैंक का प्रतिबंध जो है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि देश में आर्थिक स्थिरता रखने के दृष्टिकोण से केंद्रीय बैंक अपने खुले बाजार की क्रियाएं
क्रियाएं जैसे कि बैंक दर नीति या सुरक्षित कोषों के अनुपात में परिवर्तन करके बैंकों का जो साख और प्रसार और साख संकुचन, प्रसार मतलब फैलाव और संकुचन मतलब कमी करने की को शक्ति पर देश की आवश्यकता अनुसार अंकुश रखता है। जमाकर्ताओं का विश्वास, अगर मतलब जमाकर्ताओं का उस पर विश्वास है कि उसको मांगने पर उसका रुपया तुरंत मिल जाएगा तो वो अपना धन जो है बैंक में अधिक जमा करेगा, और अगर उसे लगेगा कि जितना मैं चाहूँ मुझे उतना नहीं मिल पाएगा तो वो कम रखेगा। जैसे कि एक लिमिट होती है कि 30,000 से ज़्यादा आप एक बार में पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके के प्रतिबंध या लोगों के जमाकर्ताओं के ऊपर विश्वास होता है कि वो हाँ मुझे इतना पैसा मिल जाएगा अगर मैं चाहूँगा। ऋण की जमानत का स्वभाव, तो क्या होता है, बैंक केवल अच्छी प्रतिभूतियों पर ही ऋण देते हैं। मतलब आपके पास प्रतिभूतियाँ जो होंगी, सिक्योरिटी पेपर्स जो होंगे वो अच्छे मतलब सही होंगे तो उस पर अच्छा ऋण मिलेगा, और सभी पे आपके प्रतिभूतियों पे आपको ऋण नहीं मिलता। जैसे मेरी ज़मीन है, मैंने अपनी कोई लोन लेना है और मैंने अपनी ज़मीन के कागज़ बैंक में रख दिए हैं तो मुझे अच्छा लोन मिल सकता है। यदि देश में अच्छी प्रतिभूतियों का चलन है तो बैंक अधिक ऋण दे सकेंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है व्यापारिक व औद्योगिक स्थिति। अब क्या होता है, जैसे मंदी का समय चल रहा है, जैसे अभी जो है अभी मंदी है, या लास्ट ईयर 2020 जो था मंदी का समय रहा, व्यापारियों व उद्योगपतियों को ऋण संबंधी मांग कम हो जाती है, तो जिस कारण बैंक अधिक साख का निर्माण नहीं कर सकते। किंतु तेज़ी के दिनों जैसे मतलब दिन अच्छा आ जाता है, मंदी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ऋणों की मांग अधिक होती है और इसलिए बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो पिछली अर्थव्यवस्थाओं में जो होता है उन्हें साख का निर्माण पर अवसर कम मिल पाते हैं, और जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उनको अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अन्य बैंकों की नीति में क्या होता है कि बैंक प्रणाली में साख का निर्माण करने के संबंध में प्रत्येक बैंक को अन्य बैंकों की साख नीति का दृष्टिगत रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। कोई भी बैंक शाखा के निर्माण कार्य में अन्य बैंकों से अधिक आगे या अधिक पीछे समय तक नहीं रह सकता। यदि ऐसा है तो उसे सफल होना कठिन है। मान लीजिए किसी का ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। प्रारंभिक जमाओं की मात्रा, यदि लोग बैंकों में अधिक नकद जमा करते हैं तो बैंक को प्रारंभिक जमाएँ बढ़ेंगी और इसके आधार पर उन्हें उतना ही साख मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला है, नीचे दे रखा है, डेल्टा डी का मतलब क्या है कि जमाओं में हुई कुल वृद्धि इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू जमा गुणांक। तो यहाँ पर जो आर है वो नकद कोष को बताता है, ठीक है, और डेल्टा ए जो है जमा में प्रारंभिक वृद्धि को बताता है। दैट्स ऑल।